नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रिजल्ट बिंदु पर। आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं साइंस का महासंग्राम। साइंस के महासंग्राम जो शुरू कर रहे हैं वो स्पेशल फॉर ग्रुप डी के लिए है। ग्रुप डी में ये क्वेश्चंस बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं ग्रुप डी में, सो इसको आप लोग ध्यान से देखेंगे। और आज साइंस के महासंग्राम के फर्स्ट सेट का फर्स्ट क्वेश्चन आज हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन ये रहा। उद्योग में शक्ति की इकाई को क्या कहते हैं? उद्योग में शक्ति की इकाई को क्या कहते हैं? वाट, किलोवाट, अश्वशक्ति, जूल। आपका सही आंसर अश्वशक्ति हो जाएगा। अश्वशक्ति, उद्योग में शक्ति की इकाई को अश्वशक्ति कहते हैं। 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट होता है। 746 वाट। वाट, किलोवाट, मेगावाट, ये सभी शक्ति की इकाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ध्वनि को किस में मापा जाता है? ध्वनि को किस में मापा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं डेसिबल, हर्ट्ज, ओम, वोल्ट। आपके सही आंसर डेसिबल हो जाएंगे। डेसिबल में ध्वनि को मापा जाता है, हर्ट्ज में आवृत्ति को मापा जाता है, ओम में प्रतिरोध को मापा जाता है। नेक्स्ट, निम्न में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है? निम्न में से किसकी इकाई यानी यूनिट ऊर्जा की इकाई के समान है? आपके ऑप्शंस हैं बल, कार्य, शक्ति, घनत्व। देखिए, बल का यूनिट न्यूटन होता है, कार्य का यूनिट जूल होता है, शक्ति का यूनिट वाट होता है और ऊर्जा का यूनिट भी जूल ही होता है। अतः हम कह सकते हैं कि कार्य और ऊर्जा दोनों का यूनिट समान होता है यानी जूल होता है। नेक्स्ट, सर्किट में बिजली के प्रवाह का पता लगाने हेतु किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? सर्किट में बिजली के प्रवाह का पता लगाने हेतु किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं गैल्वेनोमीटर, एनीमोमीटर, लैक्टोमीटर, बैरोमीटर। इसका सही आंसर गैल्वेनोमीटर हो जाएगा। गैल्वेनोमीटर के द्वारा हम लोग सर्किट में बिजली के प्रवाह का पता लगा सकते हैं। एनीमोमीटर से वायु के प्रवाह यानी वायु के वेग का मापा जाता है। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है। बैरोमीटर से वायु दाब मापा जाता है। नेक्स्ट, एक शाफ्ट की आवर्त गति को निर्धारित करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? एक शाफ्ट की आवर्त गति को निर्धारित करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं स्पीडोमीटर, टैकोमीटर, क्रोनोमीटर, एनीमोमीटर। इसके सही आंसर हो जाएंगे टैकोमीटर। देखिए, टैकोमीटर से शाफ्ट की आवर्त गति को निर्धारित किया जाता है। नेक्स्ट, किस वैज्ञानिक ने स्थिर अनुपात का नियम दिया था? किस वैज्ञानिक ने स्थिर अनुपात का नियम दिया था? ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, ये बहुत बार ग्रुप डी में पूछा जा चुका है। किस वैज्ञानिक ने स्थिर अनुपात का नियम दिया था? आपके ऑप्शंस हैं लेवोजियर, रॉबर्ट बॉयल, जोसेफ प्राउस्ट। इनमें से कोई नहीं। इसके सही आंसर जोसेफ प्राउस्ट हो जाएंगे। देखिए, जोसेफ प्राउस्ट ने स्थिर अनुपात या निश्चित अनुपात का नियम को प्रतिपादित किया था। इस नियम के अनुसार प्रत्येक रासायनिक यौगिक में उसके अवयवी तत्व द्रव्यमान के अनुसार सदैव एक निश्चित अनुपात में पाए जाते हैं। इसके अनुसार प्रत्येक रासायनिक यौगिक में उसके अवयवी तत्व द्रव्यमान के अनुसार सदैव एक निश्चित अनुपात में पाए जाते हैं, चाहे वह यौगिक किसी भी विधि से प्राप्त किया गया हो। चाहे वह यौगिक किसी विधि से प्राप्त किया गया हो। इसी को हम लोग कहते हैं स्थिर अनुपात का नियम, जो किसने दिया था? जोसेफ प्राउस्ट ने। नेक्स्ट, डाल्टन का सिद्धांत किस नियम पर आधारित था? डाल्टन का सिद्धांत किस नियम पर आधारित था? आपके ऑप्शंस हैं नियत अनुपात, रासायनिक संयोजन, द्रव्यमान संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण। आपके सही आंसर हो जाएंगे रासायनिक संयोजन। डाल्टन का सिद्धांत जो था रासायनिक संयोजन पर आधारित था। रासायनिक संयोजन के मुख्यतः 2 नियम होते हैं, द्रव्यमान संरक्षण का नियम और निश्चित अनुपात का नियम, जो डाल्टन के सिद्धांत कहलाते हैं। नेक्स्ट, संतुलित रासायनिक समीकरण किसके अनुरूप होता है? संतुलित रासायनिक समीकरण किसके अनुरूप होता है? ऑप्शन है द्रव्यमान संरक्षण, गुणित अनुपात, ऊर्जा संरक्षण, नियत अनुपात।
आपके सही आंसर हो जाएंगे द्रव्यमान संरक्षण। संतुलित रासायनिक समीकरण द्रव्यमान संरक्षण के अनुरूप होते हैं। नेक्स्ट, किसी यौगिक के सबसे छोटी संभव इकाई को क्या कहा जाता है? किसी यौगिक के सबसे छोटी संभव इकाई को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं अणु, परमाणु, इलेक्ट्रॉन, नाभिक। इसका सही आंसर हो जाएगा अणु। किसी भी यौगिक के सबसे छोटी संभव इकाई को अणु कहा जाता है। और यहीं पे अगर आपको देता कि किसी तत्व के सबसे छोटी संभव इकाई को क्या कहा जाता है, किसी तत्व के सबसे छोटी संभव इकाई को क्या कहा जाता है, तो यहाँ पे परमाणु आंसर होता है। नेक्स्ट, निम्न में से किस तत्व के लिए प्रतीक में 2 अक्षर शामिल हैं? निम्न में से किस तत्व के लिए प्रतीक में 2 अक्षर शामिल हैं? आपके ऑप्शंस हैं कार्बन, आयोडीन, लोहा, फ्लोरीन। देखिए, कार्बन का प्रतीक C होता है, आयोडीन का होता है I, लोहा का होता है Fe और फ्लोरीन का होता है F। इसमें हम लोग देख रहे हैं यहाँ की 2 अक्षर वाले कौन से शामिल है? F यानी लोहा है। तो यहाँ पे आपका आंसर लोहा हो जाएगा। लोहा जो है इसका प्रतीक में 2 अक्षर शामिल है Fe। नेक्स्ट, निम्न में से किस साइंटिस्ट ने सुझाव दिया था कि तत्वों के प्रतीक का निर्माण नाम के 1 या 2 अक्षर से किया जा सकता है? किस साइंटिस्ट ने सुझाव दिया था कि तत्वों के प्रतीक का निर्माण 1 या 2 अक्षर से किया जा सकता है? ऑप्शंस हैं बर्जिलियस, डाल्टन, डेमोक्रिट्स, लेवोजियर। आपके सही आंसर हो जाएंगे बर्जिलियस। बर्जिलियस ने कहा था कि तत्वों के प्रतीक का निर्माण 1 या 2 अक्षर से किया जा सकता है। नेक्स्ट, निम्न में से किस तत्व के प्रतीक में 1 अक्षर होता है? निम्न में से किस तत्व के प्रतीक में 1 अक्षर होता है? आपके ऑप्शंस हैं तांबा, कार्बन, क्लोरीन, कैल्शियम। देखिए, तांबा का प्रतीक Cu होता है यानी कॉपर, कार्बन का प्रतीक C होता है, क्लोरीन का प्रतीक Cl होता है और कैल्शियम का Ca होता है। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि किस तत्व के प्रतीक में 1 अक्षर है, यहाँ पे कार्बन के प्रतीक में, अतः इसका आंसर कार्बन हो जाएगा। नेक्स्ट, रासायनिक प्रतीक का पहला अक्षर हमेशा डैश में लिखा जाता है। आपके ऑप्शंस हैं तिरछे, बड़े अक्षर, छोटे अक्षर, मोटे अक्षर। इसका सही आंसर हो जाएगा बड़े अक्षर। रासायनिक प्रतीक का पहला अक्षर हमेशा बड़े अक्षर के रूप में लिखा जाता है। जैसे एग्जाम्पल मान लीजिए, अगर हम सोडियम लिखते हैं तो सोडियम का प्रतीक Na होता है, तो N जो होगा ये बड़ा होगा हमेशा और उसके बाद जो भी आएगा ये छोटा आएगा। जैसे में हम लोग Fe लिखते हैं यानी लोहा, फेरस, तो F बड़ा होगा और E छोटा होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग आगे का क्वेश्चन। धातुओं के ऑक्साइड आमतौर पर होते हैं। धातुओं के ऑक्साइड आमतौर पर होते हैं। आपके ऑप्शन है अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, कम प्रतिक्रियाशील। इसका सही आंसर क्षारीय हो जाएगा, यानी कि धातुओं के ऑक्साइड आमतौर पर क्षारीय होते हैं। देखिए, ऑक्साइड वे रासायनिक यौगिक होते हैं जिनमें कम से कम 1 ऑक्सीजन परमाणु और 1 अन्य तत्व होते हैं। उसी को हम लोग किसी तत्व का यानी किसी धातु का ऑक्साइड कहते हैं। तो धातुओं के ऑक्साइड जो होते हैं आमतौर पर क्षारीय होते हैं। नेक्स्ट, अधातु जो कक्षीय ताप पर तरल होती है। अधातु कौन सी ऐसी अधातु है निम्न में से जो कक्षीय ताप पर तरल होती है? आपके ऑप्शंस हैं ब्रोमीन, पारा, बोरॉन, क्लोरीन। इसका सही आंसर ब्रोमीन हो जाएगा। ब्रोमीन एक ऐसा धातु है जो कक्षीय ताप पर तरल होता है। और यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं पारा, तो पारा एक धातु है जो कक्षीय ताप पर तरल की अवस्था में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अधातु ऑक्साइड आमतौर पर होते हैं। तो हम लोग पीछे क्वेश्चन में देखे थे कि धातु के ऑक्साइड आमतौर पर क्या होते हैं, तो वे क्षारीय होते हैं। लेकिन यहाँ अधातु का पूछ रहा है कि अधातु के ऑक्साइड आमतौर पर क्या होते हैं, तो अधातु के ऑक्साइड जो होते हैं वो अम्लीय होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त क्या है, यानी रक्त यानी ब्लड क्या है? तो ब्लड क्या है? आपके ऑप्शन हैं एक पेशीय ऊतक, एक पैकिंग ऊतक, एक संयोजी ऊतक, एक सहायक ऊतक। इसका सही आंसर हो जाएगा एक संयोजी ऊतक है।
रक्त क्या है? एक संयोजी ऊतक है। रक्त हो गया, आपका हड्डी हो गया, ये सब सारे जो होंगे ये संयोजी ऊतक होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पौधे का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज के परिवहन को सक्षम करता है? ऑप्शंस हैं तना, जड़, जाइलम, डंठल। इसका सही आंसर हो जाएगा जाइलम। जाइलम के द्वारा पौधे के ऊपर वाले हिस्से में पानी और खनिज का परिवहन होता है, जबकि फ्लोएम के द्वारा जो खाद्य पदार्थ यानी जो भोजन बनाते हैं पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, तो वो जो आज खाने उसके भोजन जो बनते हैं वो पौधे के हर एक भाग में जो वितरित किए जाते हैं वो फ्लोएम के द्वारा वितरित किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एंजाइम मुख्यतः किसके बने होते हैं? एंजाइम मुख्यतः किसके बने होते हैं? आपके ऑप्शंस हैं प्रोटीन, विटामिन, वसा, कार्बोहाइड्रेट। देखिए एंजाइम जो होता है मुख्यतः प्रोटीन के बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा दूध का प्रोटीन है? निम्न में से कौन सा दूध का प्रोटीन है, यानी दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ग्लैक्टोज, रेनिन, केसिन या इनमें से कोई नहीं। देखिए दूध में केसिन प्रोटीन पाया जाता है, दूध में केसिन प्रोटीन पाया जाता है। तो आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कर दें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। नमस्कार।